So this is the 41st video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 40th video. So in this video I'll take up a numerical problem on Newton's laws of motion. Okay. A problem similar to that which was asked in JEE Advanced 2019. The paper which was set by physics paper which was set by the IIT Roorkee. So I'll take up a question on this question. Okay, similar question. तो पहले हम इस सवाल को लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। फाइन। देखिए सवाल क्या कहता है कि टू पार्टिकल्स each of mass m are joined to each other by massless extensible string. Massless extensible string of natural length L and modulus of elasticity 2 mg. The entire system is placed over a smooth fixed horizontal surface and the string is initially relaxed and one particle is placed on the table over the table and other particle just hangs over the table edge. And the string is perpendicular to the table edge. System is released from rest. System is released from rest. Set up the equation which gives the time t equal to capital T, say when the particle initially on the table just reaches the table edge. This is the question. Okay, fine. अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। I'll solve this question. Fine. I'll rub it. Okay, ठीक है।
So I'll draw the top view of the situation. Okay. सिचुएशन का टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं. ये देखिए, ये टेबल का टॉप व्यू है. ये टाइम 0 पे एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है. ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L है, इनिशियल रिलैक्स्ड है. ये पार्टिकल ऑफ मास m है, ये भी पार्टिकल ऑफ मास m है. ये टेबल का सरफेस है. ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो इनिशियल रिलैक्स्ड है, लेंथ L है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा 2mg गिवन है. g इज अगेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब इसको क्या किया गया है, ये पार्टिकल है जो टेबल एज पर जस्ट यहाँ पर हैंग कर रहा है, और ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो टेबल एज के राइट एंगल पर है. ये टॉप व्यू हो गया मेरा. ठीक है. अच्छा, इसका हम लोग क्या करते हैं, साइड व्यू ड्रॉ करते हैं. साइड व्यू. अच्छा, इसका साइड व्यू देखिए ऐसा होगा. ये देखिए, ये टेबल एज हो गया, ये टेबल हो गया. ये टाइम 0 का सिचुएशन है जिस समय सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से. ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल टेबल एज है. देखिए, टेबल का एज है. ये पार्टिकल यहाँ पर है. देखिए, ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो इनिशियल रिलैक्स्ड है, उसका नेचुरल लेंथ L है. इस पार्टिकल को मान लीजिए कहा गया P1, इस पार्टिकल को कहा गया P2. अब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है. ठीक है ना, फ्रिक्शन वक्शन कुछ नहीं है. यहाँ से सिस्टम को रिलीज किया गया है. अब रिलीज करने पर क्या होगा, चूंकि P2 का वेट नीचे लग रहा है mg, ये इसको नीचे खींचना शुरू करेगा तो नीचे मूव करना शुरू करेगा. और जब P2 नीचे जाएगा तो P1 उधर जाएगा. अच्छा, जब जाएगा तो स्ट्रिंग द प्रोसेस स्ट्रिंग विल एलोंगेटेड स्ट्रिंग भी दोनों को फोर्स लगाएगा. ठीक है, फाइन. तो हम क्या करेंगे कि आर्बिट्ररी टाइम पे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पार्टिकल का आर्बिट्ररी इंस्टेंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. और दोनों को मोशन डायरेक्शन में अलोंग एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है. और उसको रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वो आंसर रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमको प्रूव करना है वो ऑब्टेन हो जाएगा. फाइन, ऑलराइट. तो इसकी ये मेरा टाइम 0 का सिचुएशन था. ये डिस्टेंस L था. देखिए, तो इसको हम यहाँ फ्रेश फिर से बनाते हैं. ये देखिए, ये पार्टिकल P1 का इनिशियल लोकेशन है. ये टेबल एज हो गया. देखिए, ये यहाँ पर पार्टिकल P1 इनिशियल था, P2 यहाँ था, और ये मेरा L डिस्टेंस जैसा गिवन है क्वेश्चन में L है ये. अच्छा, हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं. अच्छा, एक बात जान लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया जाता है बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से आंसर में कोई आने वाला नहीं है, आंसर तो वही रहेगा. बस कैलकुलेशन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेटअप किया जाता है, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेटअप किया जाता है जस्ट टू कैरी आउट द कैलकुलेशन. ऑलराइट. तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो P1 का जो इनिशियल लोकेशन था, तो इसको ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं. ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लेते हैं. देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है टेबल यानी ग्राउंड में फिक्स्ड है, समझ गए. उसका ओरिजिन पार्टिकल P1 के इनिशियल लोकेशन से कोइंसाइड करता है, लेकिन थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सेपरेट दिखाए हैं उसको. डायग्राम में दे हैव बीन शोन सेपरेटली. ऑलराइट. अब यहाँ से सिस्टम को रिलीज किया गया है, तो किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट t पर P1 जो इनिशियल यहाँ था टाइम 0 पर, वो यहाँ आ गया है, और P2 जो यहाँ था टाइम 0 पर कुछ नीचे आ गया, समवेयर हियर. ठीक है. ये देखिए ऐसा हो गया. देखिए, ये स्ट्रिंग जो ऐसे था टाइम 0 पर, स्ट्रिंग ऐसे हो गया आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट t पर. उस समय P1 का x कोऑर्डिनेट x ले ली होगी. ठीक है. और ये P2 का y कोऑर्डिनेट हो गया y. ठीक है ना. ये मेरा सिचुएशन का डायग्राम हो गया, आर्बिट्ररी इंस्टेंट t पर सिचुएशन का डायग्राम हो गया. अब हम लोग क्या कर देंगे, इस समय पर दोनों पार्टिकल का फ्री बॉडी बनाएंगे. ठीक है, टी टाइम पर. तो P2 का फ्री बॉडी लगाएंगे तो एक mg लगेगा, कॉर्ड इसका फोर्स F लगाएगा. ये P2 का फ्री बॉडी बन गया आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. इस समय P1 का हम फ्री बॉडी बनाएंगे अब टी टाइम पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो इसका ये mg हो गया, ये n हो गया, ये F हो गया. देखिए, यही क्वेश्चन हो गया. देखिए, ठीक है ना. अच्छा, अब जरा F क्या है, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द स्ट्रिंग ड्यू टू द इलास्टिक स्ट्रिंग. ओके. अब फोर्स हम मान रहे हैं, जो स्ट्रिंग है मेरा, जो मेरा एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसको माना गया है कि वो हुक्स लॉ ऑबे करता है. फोर्स जो एक्सर्ट करेगा दोनों पार्टिकल पर, वो स्ट्रिंग के एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होगा. इसके फोर्स को लिखेंगे सम कांस्टेंट K इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग R माइनस L. K इसमें क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग है. तो K जो लिखाएगा वो होता है लैम्डा बाई L.
लैम्डा इसमें क्या चीज है, स्ट्रिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि गिवन टू बी 2 mg, और एल जो है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो के हो गया। अच्छा आर इसमें क्या है वर्ड से बताइए, आर जो है सो लेंथ ऑफ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एट टाइम टी है। और देखिए इसमें आर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, आर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट टाइम टी, ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ एल है, ये एक्स है, ये क्या होगा एल माइनस एक्स होगा, प्लस ये लेंथ, अब यहां से लेंथ कितना है वाई है, ये आर हो गया। देखिए समझ गए। अब इस आर को डाल देंगे यहाँ पर तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। तो फोर्स को लिखेंगे के टाइम्स एल माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एल, हो जाएगा, हो जाएगा ना, एल और एल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, के इंटू क्या चीज वाई माइनस एक्स हो गया, और के आपका कितना है 2 mg पहले जैसा कि हम बोल चुके हैं, ये फोर्स ऑफ एफ हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, P1 को न्यूटन से लगाते हैं जिस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और P2 को न्यूटन से लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फ्री बॉडी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो P1 को न्यूटन से इक्वेशन उस डायरेक्शन में सेटअप करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे m टाइम्स, अब P1 का जो भी मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, t टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट x है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा d2x by dt2। आई होप की मीनिंग क्लियर है आपको, दैट इज इक्वल टू f। फर्स्ट इक्वेशन लिखा गया किसका, पार्टिकल P1 के लिए, फाइन। अब पार्टिकल P2 को न्यूटन से लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में P2 देखिए y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसे खाली जो भी एक्सेलरेशन होगा y एक्सिस के लॉन्ग होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस माने है, क्या लिखेंगे m d2y by dt2 is equal to mg minus f, ऐसा लिख देंगे, फाइन ऑलराइट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को m से डिवाइड करते हैं, यहाँ लाइन बना देते हैं क्लैरिटी के लिए, m से डिवाइड करते हैं उसको, d2x by dt2 को लिखेंगे f by m, यहाँ भी m से डिवाइड करेंगे, d2y by dt2 को लिखेंगे g माइनस f by m। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, तो हम करते ये है कि थर्ड से फर्स्ट घटाते हैं, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करते हैं, तो क्या मिलेगा d2y by dt2 माइनस d2x by dt2 क्या हो जाएगा g माइनस 2f by m हो जाएगा, हो जाएगा। इसको लिखेंगे फ्रॉम द रूल ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको ऐसे लिखेंगे y माइनस एक्स g माइनस 2 by m। अच्छा f कितना देखिए, f इतना है k टाइम्स r माइनस l, f इतना है देखिए 2 by m, f को क्या लिखेंगे k टाइम्स y माइनस एक्स, k कितना है, k मेरा है 2 mg by l है, देख सकते हैं आप, बाई एल इंटू वाई माइनस क्या एक्स। आई होप कि क्लियर है आपको ये। अब इसमें देख लीजिए कि m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट y माइनस एक्स बी इक्वल टू एप्सिलॉन से, ओके, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, d2 एप्सिलॉन बाई dt2 इक्वल टू g माइनस 4g बाई एल, y माइनस एक्स को एप्सिलॉन बोले। देखिए ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया फिर से। अच्छा हम बार बार बोल रहे हैं इस टाइप का इक्वेशन ये लोग पूछ रहे हैं आईटी में एडवांस में, आजकल 2024 में भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, जो 6 सॉल्यूशन पे बेस्ड था इस इक्वेशन का। 2019 का जो आईटी रुड़की सेट किया था पेपर फिजिक्स का, उसमें भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आया था, जो 39 वीडियो ऑन न्यूटन्स लॉ में हम डिस्कस किए थे प्रॉब्लम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको याद रखना है सॉल्यूशन इसका, अदरवाइज एग्जाम में टाइम चला जाएगा सारा, समझ गए। तो ये बता दिया आपको हम, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब इसमें क्या करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है फाइन।
तो इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, हमको मिलेगा d2 एप्सिलॉन बाई dt2 प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा। अल्फा कितना है, जी है कांस्टेंट, जी को अल्फा से डिनोट किया गया है विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ है 4g बाई एल हो गया। देखिए ये ओमेगा एप्सिलॉन का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर है जो कि कितना है 4g बाई एल हो गया। देखिए तो ये देखिए ये इक्वेशन हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ t एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एप्सिलॉन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन जो लिखाएगा कैसे लिखाएगा, a1 cos ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर, यही क्वेश्चन था, सॉल्यूशन होगा इसका ना। where a1 a2 some constants है which have to be determined from some given condition। इसको एप्सिलॉन को लिखेंगे a1 cos ओमेगा, इसमें क्या बता चुके हैं ओमेगा स्क्वायर ये है, प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा का ओमेगा स्क्वायर। अल्फा कितना है, g है, ओमेगा स्क्वायर कितना है 4g बाई एल है, g और g देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा a1 cos ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस l बाई 4, ये एप्सिलॉन आ गया। देखिए लेकिन देखिए हमारा एम जानना क्या है, हमको एम है पहले कि इसको सॉल्व करना, a1 a2 जानना है, दो अननोन है, दो अननोन कांस्टेंट्स है, दो कंडीशन चाहिए हमको। अच्छा देखिए एप्सिलॉन मेरा है कितना, एप्सिलॉन मेरा सिंपली y माइनस एक्स है ना, एप्सिलॉन इज जस्ट इक्वल टू y माइनस एक्स। अच्छा टाइम जीरो पर देखिए t बराबर जीरो, y क्या था, जीरो था, क्या है टाइम जीरो पर पार्टिकल जो था टेबल एज पर था, x एक्सिस पर था, उसका y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, एंड x जो था वो क्या था, वो भी जीरो था, क्योंकि x न पा रहा है कहाँ से, जैसे x नंबर टेबल एज है, ये टेबल एज है, p1 यहाँ था इनिशियली, ये मेरा l हो गया। देखिए यही ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, p1 भी इनिशियली ऑरिजिन पर था, तो x न पाएगा यहाँ से, तो x इनिशियली जीरो, x भी जीरो हो गया। बात समझ गए क्या बोले, तो टाइम जीरो पर, टाइम जीरो एप्सिलॉन होगा जीरो माइनस जीरो यानी जीरो हो जाएगा। बात समझ गए क्या बोले, तो यहाँ पर देख लीजिए कि एप्सिलॉन हो गया जीरो एट टाइम जीरो, तो इसमें t को जीरो पुट करके एप्सिलॉन को जीरो पुट करते हैं, a1 cos जीरो cos ओमेगा t, cos ओमेगा इंटू जीरो cos जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना l बाई 4, cos जीरो 1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा माइनस l बाई 4, ये a1 हो जाएगा, समझ गए, a1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस l बाई 4 हो जाएगा a1, ऑलराइट, a1 हो गया माइनस ऑफ l बाई 4, ये a1 हो गया। देखिए क्लियर हो गया ना, ये कांस्टेंट आ गया, लेकिन अभी ये कांस्टेंट बाकी है जानना, a2। अब सवाल है a2 कैसे जाना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं सभी सब। अब देखिए एप्सिलॉन मेरा y माइनस एक्स है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एप्सिलॉन बाई डी टी, जो होगा dy बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी होगा। अब dy बाई डी टी v2 लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p2 एट टाइम t, dx बाई डी टी को v1 लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1। अच्छा टाइम जीरो पर देखिए p1 p2 बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर एट व्हाट, रेस्ट, यानी कि टाइम जीरो पर v1 बराबर v2 बराबर क्या हो गया, जीरो, टाइम जीरो पर v1 v2 दोनों ही जीरो हो गया, यानी कि टाइम जीरो पर इस इक्वेशन से डी एप्सिलॉन बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो गया बोलिए, तो टाइम जीरो पर डी एप्सिलॉन बाई डी टी भी क्या होगा, जीरो। अब देखिए एप्सिलॉन के एक्सप्रेशन ला चुके हैं, तो पहले डी एप्सिलॉन बाई डी टी करके इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब टाइम जीरो पे जीरो है तो टाइम को जीरो लिखिए, a1 ओमेगा साइन ओमेगा इंटू जीरो साइन जीरो, टर्म पूरा खत्म, प्लस a2 ओमेगा कॉस ऑफ व्हाट, जीरो। अब ये टर्म तो वैनिश कर गया, टैग साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, इसको लिख देंगे a2 ओमेगा जीरो हो गया,
यानी कि A2 कितना हो जाएगा, A2 वैनिश कर गया मेरा, A1 A2 दोनों ही मेरा डिटरमिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको ये। तो A1 कितना आया था -L/4, A2 0 आ गया, A टर्म मेरा वैनिश कर गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन डालिए इसमें। एप्सिलॉन कितना आया मेरा, A1 हो गया -L/4, -L/4 cos ओमेगा टी। A2 वाला टर्म वैनिश कर गया क्योंकि A2 0 है, L/4 देखिए एप्सिलॉन आ गया, यानी y - x आ गया। बट हमको निकालना वो टाइम है जिसमें पार्टिकल P1 टेबल एज पे पहुंचेगा, यानी जब पार्टिकल P1 जब टेबल एज पे पहुंचेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, L होगा। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं हम लोग जान चुके हैं f क्या था, f था k टाइम्स y - x था, हम बताए थे। k को लिखेंगे 2mg/L लिखेंगे, ये तो बता चुके हैं। y - x एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन के बदले क्या लिखेंगे, L/4 कॉमन 1 माइनस कॉस ऑफ क्या, ओमेगा टी। ये कितना हो जाएगा f, इसमें हो जाएगा mg/2 1 माइनस कॉस ऑफ व्हाट, ओमेगा टी, ये आ जाएगा f। फाइन, ऑलराइट। तो ये y - x एप्सिलॉन हो गया। एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन वो ला चुके हैं, देखिए एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन कहाँ लाए थे, देखिए लाए हैं, दिस माइनस दिस हो गया, ये मेरा f आ गया। देखिए अब इस f को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अब उसको मिटा देते हैं। अब इसको डाल देंगे इस इक्वेशन में, d2x/dt2 हो गया f/m, f/m करेंगे तो m कट जाएगा, g/2 माइनस g/2 कॉस ऑफ व्हाट, ओमेगा टी, ऐसा लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे d/dt ऑफ क्या, dx/dt बराबर g/2 माइनस g/2 कॉस ऑफ व्हाट, ओमेगा टी। बट हम dx/dt जानते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p1 एट टाइम t है, तो v1 हो गया, वो v1 से डिनोट किए थे। ये कितना हो गया, dv1/dt बराबर क्या हो जाएगा, g/2 माइनस g/2 कॉस ऑफ व्हाट, ओमेगा टी। अब इसको dt से शिफ्ट करते हैं उधर, g dt/2 माइनस g dt/2 कॉस ओमेगा टी हो गया। फाइन, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लिमिट 0 to t होगा, ये भी 0 to t होगा, इनिशियल 0 था, टाइम t वो v1 हो गया। अब g/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल dt करेंगे तो gt/2 हो जाएगा, g/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल ओवर कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू dt, 0 से लेकर स्मॉल t, तो हो गया v1 बराबर gt/2 माइनस g/2 ओमेगा, और लिमिट डालेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन 0 खत्म हो जाएगा, ये v1 आ गया। बट v1 है मेरा कितना, dx/dt है कि नहीं, बोलिए, ठीक है। फाइन, इसको मिटा देते हैं। ओमेगा मेरा कितना बता चुके, ओमेगा स्क्वायर 4g/L था, ये तो बता चुके हैं। तो देखिए, तो dx/dt को लिख देंगे, देखिए तो dx/dt को लिखेंगे gt/2 माइनस g/2 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर dt को उधर शिफ्ट कर देते हैं, dx इक्वल टू gt/2 dt माइनस g/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू क्या, dt, ठीक है। फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 to t, 0 से कैपिटल टी वो टाइम है जिसमें पार्टिकल P1 टेबल एज पे पहुंच जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो पार्टिकल एक्स है, पार्टिकल P1 का एक्स कोऑर्डिनेट है आर्बिट्रेरी टाइम इंस्टेंट स्मॉल t पर, और इनिशियली पार्टिकल P1 ऑरिजिन पर था तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा।
और जब पार्टिकल पी टेबल एच पहुंच जाएगा तो एक्स का वैल्यू एल हो जाएगा, वही एल पूछा गया था, ये एल हो जाएगा। g/2 कॉमन बाहर आ गया, इंटीग्रल ओवर टी डी टी 0 to t, g/2 ओमेगा भी बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी होगा, गलती से स्मॉल टी लिखा गया था, ये हो जाएगा GT²/4, ये हो जाएगा -g/-2 ओमेगा स्क्वायर, कॉस लिमिट डालेंगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 जो कि 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये। एल बराबर हो गया GT²/4, ये प्लस हो गया तो ये हो गया आपका g/2 ओमेगा स्क्वायर, मेरा कितना है 4g/l है, फिर यहाँ इसको लिख देंगे cos ओमेगा t माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है ना, फाइन। उसको मिटा देते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए g और g कट जाएगा, देख सकते हैं आप। l को लिखेंगे GT²/4 प्लस l/8 माइनस l/8 है कि cos ओमेगा t माइनस 1 उलट देंगे, 1 माइनस cos ओमेगा t, 1 माइनस cos ऑफ ओमेगा t, यानी l बराबर GT²/4 माइनस l/8, 1 माइनस cos ओमेगा t को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर ओमेगा t/2, ऐसा लिखेंगे, यानी l बराबर GT²/4 माइनस l/4 साइन स्क्वायर ओमेगा कितना था, ये t/2 हो गया, ओमेगा कितना था √4g/l था, ये था ना, फाइन, ऑलराइट। यहां जाके देखिए मिटा देते हैं इसको। l बराबर हो गया GT²/4 माइनस l/4, इसमें 4 का √2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, इसे इस 2 और 4 को हटा दीजिए, साइन स्क्वायर √g/l इंटू टी। ये देखिए, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कैपिटल टी देगा। आप देख सकते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, मान लीजिए 2 से गुना कर देते हैं, 12 प्लस l/2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए काटे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जब लिखिए हम फिर से लिख देते हैं, डायग्राम थोड़ा क्लमजी मत हो जाए। ये देखिए ऐसे, l/12 प्लस l/2 साइन स्क्वायर g/l इंटू टी इज इक्वल टू GT²/2 इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। सो यही आंसर है, इक्वेशन देगा जो कैपिटल टी देगा, जिसके बाद पार्टिकल पी जस्ट टेबल एज पर पहुंच जाएगा, समझ गए। तो पार्टिकल P1 जाकर टेबल एज पहुंचेगा एट द एंड ऑफ टाइम कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, विच इज अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो सॉल्वेबल नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, समझ गए। तो यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम भी हम टेकअप किए थे, ये प्रॉब्लम जैसा हम बोले थे पहले, आपको 40th वीडियो में प्रॉब्लम एस एल लोनी का लिए थे, ये भी एस एल लोनी का रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन IIT रुड़की सेट किया है 2019 में, एकदम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पर बेस्ट क्वेश्चन दे रहा है लोग, इसलिए इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, समझे ना। आपको ये तोड़ के पूछ दिया है उसमें, तो 2019 के पेपर देखिए, जे एडवांस फिजिक्स का पेपर, उसमें देखिए मिलेगा इस टाइप क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दिए हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगला वीडियो जो बनाएंगे इसमें, और उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे ब्लॉक्स पुलिस का, समझे ना, हर जगह प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, उसको हम क्लोज करते हैं, फाइन, ऑलराइट।